वनिकम वंदनम स्वागतम नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं आपकी प्रिय दोस्त प्रियंका सभी का स्वागत करती हूँ टाइम्स ऑफ यूपीएससी के चैनल पे। आज डेट है 5 नवंबर। देख लेते हैं, डेट ट्यूसडे है। कौन कौन से आर्टिकल से देखिए, आज आपको पता है कि इलेक्शन है यूएसए में। तो एज़ यूजुअल मैंने आपको बताया था कि पूरा न्यूज़पेपर आज सिर्फ एक ही टॉपिक से भरा हुआ है, वो है यूएसए के इलेक्शन से। ठीक है, एक्सप्लेनेशन पेज हो चाहे उसमें हो, लेकिन हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं आया। जैसे इसमें ये चीज़ ज़्यादातर बातें करी गई हैं कि ट्रम्प आएंगे या हिलारी क्लिंटन आएगी, कौन आएगा। ठीक है, तो इसके बारे में ही ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे सी राजा मोहन ने एक आर्टिकल कवर किया है। ऑल्दो ये एग्ज़ाम में तो आप ऐसा कहीं लिख नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी एक समझ के लिए हम ये बता सकते हैं कि इसमें सी राजा मोहन ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए, आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद से ना पावरफुल नेशन में दो नेशन मेजरली थे। कौन कौन से थे? यूएसए और एक यूएसएसआर। ठीक है, लेकिन उसका जो है बहुत लंबे टाइम से ही जो है यूएसए का कैपिटलाइजेशन के लिए जाना जाता है। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकॉनमी है ये। लेकिन कई टाइम से ना 19th सेंचुरी से ये माना जा रहा है कि यूएसए का जो है डिक्लाइन होना शुरू हो गया है। इसकी सबसे पहले शुरुआत जो है अजम्पशन, इसको कार्ल मार्क्स ने बताया था। ऑल्दो ये आपको पता है कि बहुत बड़े एक सोशलिस्ट रहे हैं मिस्टर कार्ल मार्क्स। ठीक है, कैपिटलिस्ट के वो हमेशा से अगेंस्ट रहे हैं। और सेम ऐसे ही फाउंडर ऑफ सोवियत यूनियन के व्लादिमीर लेनिन ने भी ये करा था, बताया था कि कैपिटलिज्म जो है हायर स्टेज पे है। ठीक है, आपको पता है 1771 से जो है यूएसए अपनी फ्रीडम को इसने अपनी कॉलोनाइजेशन से मुक्त हुआ। ठीक है, माना जाता है कि हम जो वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ते हैं, यूएसए में जो जनरेशन है वो कहीं ना कहीं एक एंसेस्टर या फिर उन्हीं के ही पूर्वज से निकले हुए ही लोग हैं। कहाँ से? ब्रिटेन से। ठीक है, इनके क्योंकि ब्रिटेन से ही माइग्रेट होकर यूएसए में लोग आए थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स ही थे वो, एक्चुअली ओरिजिन तो ब्रिटिशर्स का था, लेकिन इनका थॉट बहुत अलग था। ब्रिटिशर्स का कोर ब्रिटिशर्स का, और जो यूएसए में आके माइग्रेट हुए थे। ठीक है, इन्होंने अपनी कॉलोनाइजेशन बसाई। ठीक है, 1771 में जो है कॉलोनाइजेशन से ये मुक्त हुए। ठीक है, अपना खुद का एक नेशन बनाया, यूनाइटेड नेशंस, अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशंस बनाया। लेकिन इसका जो है इसने इकोनॉमी में जो है कैपिटलिज्म का फोकस किया। और कैपिटलिज्म का मेन फोकस क्या होता है? प्रॉफिट। ठीक है, लेजिस फेयर को ये सपोर्ट करता है। लेजिस फेयर का दैट मीन्स एक कॉन्सेप्ट है जिसमें इकोनॉमी जो चलती है, ठीक है, आपकी जो इकोनॉमी चलेगी किसी भी कंट्री की, उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं होगा। दैट इज अ कॉल्ड लेजिस फेयर। ठीक है, तो यही चीज़ जो है बाकी जो और नेशंस के या बाकी ग्लोबल में और जो पावर थी स्पेसिफिकली, जैसे कि अगर उस समय पावर थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, अगर 1945 के बाद से अगर वर्ल्ड वॉर पावरफुल नेशन था, तो यूएसए के टक्कर में सिर्फ यूएसएसआर था। ठीक है, तो उस समय उनके जो लीडर्स थे, बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ का अगेंस्ट किया, कैपिटलिज्म का। उसके बाद ओस्वाल्ड स्पेंजर करके जो एक सोशलिस्ट और कल्चरिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने अपनी 2 वॉल्यूम निकाली थी, द डिक्लाइन ऑफ वेस्ट 1918 और 1929 में। इन्होंने बताया कि वर्ल्ड वॉर के बाद अब जो है वेस्टर्न का एक रू जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से। और इसके अलावा बहुत सारे, इवन यहाँ पे अभी रिसेंटली 2021 में शी जिनपिंग जो लेटेस्ट चाइना के जो लीडर है, प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी बात बोली थी कि पोस्ट वेस्टर्न वर्ल्ड का जो टाइम है वो खत्म हो चुका है। अब एशिया का टाइम शुरू हो रहा है, जिसमें लीडिंग नेशंस में चाइना है। ठीक है, तो ये सारे जो है अजम्पशंस माने जा रहे हैं। लेकिन राइटर यहाँ भी काउंटर अटैक ये कर रहे हैं कि लेकिन अगर आप रियलिटी देखोगे ना, जिस नेशन से अगर आप 18-19 सेंचुरी के अर्ली स्टेज से ही जिस तरीके से स्कॉलर्स कह रहे हैं, कार्ल मार्क्स से लेकर बड़े बड़े अभी रिसेंटली शी जिनपिंग तक, लेकिन इकोनॉमी बहुत वेरी करती है। क्योंकि देखिए, अब जैसे चाइना ने भी रिसेंटली बोला कि भैया पोस्ट वेस्टर्न का टाइम पीरियड अब खत्म हो गया है, यूएसए का अब टाइम पीरियड हो गया, अब दूसरे नेशंस आएंगे। लेकिन आप रियलिटी में देखोगे तो चाइना की जो इकोनॉमी है, क्योंकि कोई भी नेशन दबदबा कब होता है? अपनी इकोनॉमी से, पैसे से ही तो बंदा बड़ा होगा ना। तो यहाँ पे अगर हम इकोनॉमी की बात करें, टर्म्स ऑफ इकोनॉमी में, तो चाइना का जो इकोनॉमी का लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ 18 ट्रिलियन ही है, उसकी जो वर्थ है, उसकी जो जीडीपी है। लेकिन वहीं अगर आप इकोनॉमी यूएसए का देखोगे तो वो आज भी जो है 26 ट्रिलियन है। ठीक है, 26 ट्रिलियन कहाँ और कहाँ 18 ट्रिलियन। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा पावरफुल बनाती है। और अगर इसके पीछे अगर कोई नेशन है तो यूरोप है। दैट मीन्स यूरोप 15 ट्रिलियन में है, बहुत पीछे है। ठीक है, अमेरिका के आसपास भी नहीं है यूरोप जो है। ठीक है, तो लेकिन इसके अलावा ये भी बता रहे हैं कि और जो है वेस्टर्न के साथ साथ जो नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे कि जापान है, यूरोप है, उन्होंने अपने इकोनॉमी के स्लो डाउन्स को फेस करके अब जो है वो वापस से उभर रही हैं। ठीक है, तो ये एक टक्कर है।
लेकिन ऑल्दो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बताई जा रही हैं कि जिस तरीके से 2005 से लेकर 2008 का टाइम पीरियड जो माना जाता है, पूरे ग्लोब में पूरा सबसे बड़ा एक इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ा था, ठीक है। और उस समय जो है G7 के जो मेन कंट्रीज़ में से जैसे रशिया है, उसका वर्थ भी अगर आप देखोगे, क्योंकि यूएसएसआर 1990 के बाद से यूएसएसआर का भी जो है विघटन हो गया, टूट गया। वो जो यूएसएसआर ऑर्गेनाइजेशन था वो बट के अलग अलग कंट्रीज़ में बट गया, रशिया अलग बट गया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, जो भी पूरे इनका कंट्री का एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन था वो पूरा हट गया, ठीक है। और अगर आप अभी रिसेंट की बात करोगे तो यहाँ पे रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है मल्टीपोलरिज्म दिख रहा है। तो राइटर यहाँ बता रहे हैं कि ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूएस से ही बोला वाला है। यहाँ पे यूएस से रशिया, अब जैसे यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, एशिया में चाइना का अलग है, इंडिया अलग है। दैट मीन्स कहने का मतलब ये है कि अब धीरे धीरे जो वर्ल्ड है वो सिंगल किसी पावर में बंधे हुए रहने की बजाय वो मल्टी लेवल मल्टीपोलर वर्ल्ड में बटा हुआ है, ठीक है। और उसी चीज़ को यहाँ पे ध्यान में रखते हुए अब जो यूएसए का इलेक्शन है, ठीक है, अभी पिछले अगर 4-5 साल से देखोगे तो बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रेसिडेंट्स आए हैं यहाँ पे, जैसे कि क्लिंटन है, बुश है, ओबामा है, ट्रंप है, बाइडन है, ठीक है। अलग अलग रोल्स रहा है और उन सभी के साथ जब इन सारे प्रेसिडेंट्स ने अपने प्रेसिडेंट के फॉर्म में थे तो इंडिया के साथ काफ़ी अच्छा रिलेशन था, ठीक है। अभी इलेक्शन जो है ट्रंप ने वापस से जो है, क्योंकि ऑलरेडी 2018 के इलेक्शन में ट्रंप थे, ठीक है, अब वापस से जो है माना जा रहा है कि ट्रंप ही वापस आएंगे, मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। बाकी देखिए क्या होता है, हिलैरी क्लिंटन आती हैं या फिर ट्रंप आते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बात है कि इंडिया की तरफ से अगर हम पर्सपेक्टिव देखें तो इंडिया ने इन सारे जितने भी, चाहे ओबामा हो, मिस्टर बुश हो, मिस्टर ट्रंप हो, मिस्टर बाइडन हो, इन सब के साथ इंडिया ने अपने आप को एक अच्छा पार्टनर के फॉर्म में रखा है और रखना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शंस नहीं है ना। क्योंकि यूएस की जो पॉलिटी है, उसकी जो इकोनॉमी है, उसके साथ अगर आपको बना के रखना है तो इंडिया को जो है कहीं ना कहीं एक फेवरेबल जो है कंट्री बन के रहनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन फिर भी जो है इंडिया ने अपने आप को एज अ काउंटर पार्ट में भी कुछ जगह अपने आप को उभार के दिखाया है, जैसे कि ब्रिक नेशंस है, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, जो कि वेस्टर्न्स के ऑपोजिट में है, जिसमें नॉन वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपना जो पावर है उसको ग्लोबलाइज करने की भी कोशिश करी है, ठीक है। लेकिन वहीं साथ के साथ अगर आप देखोगे कि क्या इंडिया हमेशा यूएस के अगेंस्ट में रहा है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इंडिया ना तो अमेरिका के अगेंस्ट है तो ना ज़्यादा सपोर्टिव है, ठीक है। वो अपने काम से काम, अपने मतलब से मतलब, ग्लोबल पावर के हिसाब से जियोपॉलिटिकली जो है जिस तरीके से रखना है उसी तरीके से रखता हुआ आया है। और आपको भी पता है कि देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में हमेशा आप एक बात याद रखिएगा, कोई भी परमानेंट एनिमी नहीं होता, कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं होता इंटरनेशनल रिलेशन में, ठीक है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सेल्फ इंटरेस्ट, या फिर सेल्फ इंटरेस्ट का मतलब है यहाँ पे नेशन इंटरेस्ट सबसे आगे आता है। ये लाइन हमेशा आप गांठ बांध के रखिएगा, इसी बेसिस पे पूरा जियो पॉलिटिक्स टिका हुआ है, ठीक है। तो ये ओवरऑल ये आर्टिकल था। ऐसा देखिए आप एग्जाम में तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन हाँ एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है ये आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे टीबी के बारे में एक्चुअली अभी है ना, वर्ल्ड हेल्थ जो ऑर्गेनाइजेशन है WHO, इसने अभी रिसेंटली एक डेटा एनालाइज जो है पब्लिश करा है ग्लोबल ट्यूबरक्लोसिस बर्डन पे। इसमें इन्होंने बताया कि इंडिया काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट में है। और आपको पता है कि 2025 तक हमने, हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने टारगेट एक प्लेज लिया हुआ था कि 2025 तक हम टीबी को इरेडिकेट कर देंगे। लेकिन ऑल्दो यहाँ पे जो रिजल्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव है। 2023 में ही इंडिया में नियरली जो है 27 लाख टीबी केसेस को एस्टिमेट किया गया था, ठीक है, जिसमें से यहाँ पे 25.1 लाख पेशेंट्स जो हैं अभी रिकवरी स्टेज पे हैं, ठीक है। 85% ऑफ द जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से जो लोगों को टीबी हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा क्योर के फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन ऑल्दो यहाँ पे 50% जिन्होंने अभी मेडिकल का क्योर जो है उन्हें नहीं इम्पैक्ट हुआ है, उन लोगों पे भी जो है यहाँ पे मल्टी ड्रग रेसिस्टेंस के इश्यूज़ देखे गए हैं। उन चीज़ों को भी जो है एड्रेस किया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। और WHO के डेटा के अकॉर्डिंग अभी इंडिया में ना 18% डिक्लाइन हुआ है टीबी के इंसिडेंट्स का पिछले 8 साल में। तो ये पॉजिटिव अप्लॉज वाला काम है गवर्नमेंट के द्वारा किया हुआ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्राइमरीली जो हेल्थ एजेंसी है, ठीक है, उन पे बहुत फोकस किया है। और ऑल्दो जैसे मैंने आपको बताया 2025 हमेशा से हमारा टारगेट रहा है, इरेडिकेट करना है हमें अपने नेशन से टीबी को, ठीक है। ऑल्दो इसके अलावा गवर्नमेंट ने काफ़ी चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इनसफिशिएंट अवेयरनेस है, इनएडिक्वेट मेडिकल फैसिलिटीज़ है, अंडर न्यूट्रिशन चीज़ें, ठीक है, जिसकी वजह से टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम उतना सक्सेसिव नहीं हो पाया, ठीक है। लेकिन यहाँ पे फिर भी जो है लैंसेट ने एक रिपोर्ट बताई है कि इंडिया में अभी भी ना, जैसे कि अगर आप बात करोगे तो
35 से 45% जो न्यू केसेस हैं टीबी के, वो मेजरली रिस्क फैक्टर हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वो मोर्टालिटी के लेवल पे हैं कि अगर उनकी थोड़ा बहुत और बड़ा टीबी तो वो डेथ के कगार में है। उसका मेन बहुत बड़ा रीज़न है पुअर डाइट। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात आ जाती है, क्योंकि आपको पता है टीबी जो है एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। ठीक है, बैक्टीरिया से यहाँ पे जो है स्प्रेड होता है ये। और पिछले अगर आप 6 डेकेड से अगर आप इंडिया की परफॉर्मेंस की बात करोगे ना, तो काफ़ी कुछ हद तक जो है इंडिया ने अपना बहुत ही बेहतरीन काम किया है इसको एराडिकेट करने में। और अभी रिसेंटली जो एक स्टडी पब्लिश हुई है PLOS ग्लोबल हेल्थ की लास्ट ईयर, ठीक है, इन्होंने बोला है कि पहले से इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है कि इसका जो फंडिंग है वो काफ़ी कम हुआ है। जैसे कि 2019 में जहां हम 432 मिलियन सिर्फ और सिर्फ टीबी को एराडिकेट करने के लिए फंड जो है दे रहे थे, वहीं हमने 300 मिलियन ही जो है इस बार 2023 में दिया है। तो कहीं ना कहीं फंड का जो है थोड़ा सा लेस होना, आपका जो पुअर डाइट है, लोगों का जो अवेयरनेस है, उसके लिए जो कैंपेन है, उसको और जागरूक करने का जो इनिशिएटिव है, वो कहीं ना कहीं लो हो सकता है, जिसकी वजह से जो आपका काम है, जो आपका पाथ है, आपका जो लक्ष्य है टीबी को इराडिकेट करना इंडिया से, वो थोड़ा और एक लंबी जर्नी को पकड़ सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर एक चीज़ ये बताना चाह रहे हैं। तो ये मेजर आर्टिकल था। एक बार हम टीबी के बारे में ग्लांस देख लेते हैं। देखिए, टीबी का जो है यहाँ पे बेसिकली जो इसका रीज़न है वो इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है, स्पेसिफिकली ये लंग्स को अफेक्ट करती है। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस करके एक जो बैक्टीरिया है, याद रखिएगा बैक्टीरिया से होता है ना कि वायरस से, सबसे ज़्यादा ये लंग्स को इफेक्ट करती है सीरियसली। और यहाँ पे प्रिवेंटेबल है, ऑल्दो ये क्योरेबल है, लेकिन यहाँ पे जो है अच्छा खासा एक जो है ट्रीटमेंट लेना होगा आपको। यहाँ पे अगर आप बात करो ग्लोबली, बहुत क्वार्टर ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन जो है टीबी से जूझ रहे हैं। ठीक है, 5 से 10% पीपल इफेक्टेड हैं टीबी से इवेंचुअली सिम्टम्स। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ ये बताई जा रही है कि रिस्क फैक्टर एक्चुअली क्या होता है, कि कॉमन रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड है। जिनको टीबी होता है ना, उनको HIV होने का भी चांसेस रहता है, फिर HIV है तो उन्हें टीबी होने का, लाइक दोनों कॉन्ट्रडिक्टरी हैं आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ट्रांसमिशंस की बात करें तो किस तरीके से ट्रांसमिशन होता है, तो ये होता है एयर से, कोल्ड और फ्लू की तरह ही होता है। कफ, स्नीज या फिर स्पिट करने से यानी थूकने से भी जो है ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है दोज हु आर इन्फेक्टेड बट नॉट येट इल विद डिजीज़ कैन नॉट ट्रांसमिट। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अलावा ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, स्पेसिफिकली बेसिली कैलिमेटिक ग्योरे BCG वैक्सीन जिसको बोलते हैं, बहुत फेमस वैक्सीन है ये। ठीक है, और अभी और भी जो है यहाँ पे चीज़ें करी जा रही हैं। इसका अलग भी एक इशू है, ट्यूबरक्लोसिस की वजह से जो है बहुत हाई डोज की वैक्सीन देने से लोगों को जो है रेसिस्टेंस की एक प्रॉब्लम आ रही है। दैट मीन्स जैसे हाई डोज का क्या होता है, बहुत ही हाई डोज 1000 mg 150 mg का अगर आप बहुत हाई डोज के अगर मेडिसिन देते हो तो हमारी जो बॉडी की सेल्स होती है ना, वो रेसिस्ट हो जाती हैं इन सारे टैबलेट से। तो क्या होता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप पेशेंट को क्योर करना होगा तो आपको इससे डबल और ट्रिपल जो है पावरफुल मेडिसिन देना होगा। तो इससे क्या होता है कि पेशेंट्स में जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है, उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, हेयर फॉल हो जाता है, वेट लूज हो जाता है। ठीक है, और भी कॉन्सिक्वेंसेज है वो फेस करना पड़ता है। ठीक है, इसके कुछ सिम्टम्स आप देख लीजिएगा। फीवर होता है, वीकनेस है, वेट लॉस है, नाइट स्वेट्स है, प्रोलॉन्ग्ड कफ है। ठीक है, इसके अलावा चेस्ट पेन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो ट्यूबरक्लोसिस के मेन सिम्टम्स हैं। ठीक है, तो ये है। और तो आज का ये आर्टिकल था। ठीक है, हमने जो बताया था कि आपको, कि देखिए आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया कि मैम जो बाकी 29 से RIP 29, 30 और 31 के बीच में जो 3 दिन के आर्टिकल्स थे वो कवर नहीं हुए हैं। मैंने कल वीडियो में बताया था कि पहले तो नहीं हो पाया, संडे को मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे 20, 30, 31 के जो आर्टिकल्स हैं, हम डेली 2-2 आर्टिकल्स लेंगे, ज़्यादा नहीं 2-2, लेकिन कवर हो जाएगा 2-3 दिन में। ठीक है, तो कल हमने 2 आर्टिकल्स कवर किया, आज 2 आर्टिकल्स कवर कर लेते हैं। देखिए, इसमें एक आर्टिकल है 29 का। देखिए, एक्चुअली इसमें ये बताया जा रहा है कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि यूनाइटेड किंगडम जो है ना, वहाँ पे एक प्लांट था, कोल प्लांट था, जो आज से 140 साल पहले ओपन हुआ था। ठीक है, 1967 के आसपास आप मान लीजिए, उससे पहले ही जो है, ठीक है, रेटिक्लिफ ऑन सोलर प्लांट करके जो कोल बेस था। ठीक है, और यहाँ जो है नियरली 1950 तक आते आते इसका मैक्सिमम काम जो है इलेक्ट्रिसिटी
जनरेट करना था, लेकिन अब जो है इसको बंद कर दिया गया है यहाँ पूरी तरीके से। एक्चुअली यूके को आपको पता है कि यहाँ पे पेरिस समिट जो क्लाइमेट समिट हुआ था 2020 में, तब से ही यूके ने प्लेड्ज लिया कि वो अब पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि उनका जो कोल से बेस्ड जो भी प्लांट है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी वो जनरेट करते हैं, उसको बिल्कुल ज़ीरो पे लेके आएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का इनिशिएटिव इन्होंने इससे पहले 2015 के बाद 2020 से शुरू कर दिया था। 8% नियरली जो है इनका जो है टारगेट था कि एक्चुअली कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जो है जनरेट करते थे उसको और रिड्यूस करना था। ठीक है, और 2015 के बाद से अब जो है इनका टारगेट 2025 तक धीरे धीरे कोल बेस्ड प्लांट को कम्प्लीटली इरेडिकेट करना इनका मेन टारगेट है। और वही चीज़ जो है अब ये बहुत बड़ी पुरानी जो इंडस्ट्री है यहाँ पे जो प्लांट था उसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किस तरीके से यूके ने जो है अपने कार्बन कैप्चर से जो है, क्योंकि देखिए कार्बन कैप्चर की वजह से क्या होता है कि कोल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो बहुत ह्यूज लेवल पे जो है CO2 एमिट करती है, और CO2 से जो है आपका क्लाइमेट चेंज स्पेसिफिकली ग्रीन हाउस गैस जो है बहुत बड़ा एमिट होता है। ठीक है, तो उस चीज़ के लिए एक बहुत बड़ा इन्होंने एक्शन उठाया है। इसके अलावा जो है इसमें इन्होंने ये भी बताई है जैसे कि जैसे यूके पहले कोल बेस से जितना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था, जैसे 2000 में 377 बिलियन यूनिट्स सिर्फ और सिर्फ कोल बेस से इलेक्ट्रिसिटी ये जनरेट करते थे, उस चीज़ को 2023 तक आते आते इन्होंने 25% तक नीचे कट डाउन किया है, नियरली 286 यूनिट्स कट डाउन करी हैं। ठीक है, और इसको यहाँ तक जो है अब जैसे इलेक्ट्रिसिटी जो है नियरली 4 मेगावाट्स तक जो है ये पहुँच गए हैं। दैट मीन्स बिल्कुल ही इन्होंने अपना कोल बेस्ड जनरेशन जो है उसको बहुत ज़्यादा कम कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात आ जाती है कि क्या इंडिया जो है यूके के फुट स्टेप्स को फॉलो कर सकता है। तो यहाँ पे राइटर सीधा सीधा मना कर रहे हैं, बिल्कुल बहुत बड़ा वाला नो। क्यों? क्योंकि देखिए क्या होता है कि इंडिया और यूके की जो इकोनॉमी है उसकी बात करोगे तो बहुत ज़्यादा वेरिएंट है, क्योंकि इकोनॉमी यूके की काफ़ी डेवलप्ड है, उनके पास टेक्नोलॉजी है, सब्स्टिट्यूट है, लेकिन इंडिया आज भी जो है बहुत ही बड़े लेवल पे, ह्यूज लेवल पे चीप गैस ओरिजिनेट करने में, ठीक है, वो जो है कोल पे डिपेंड है। ठीक है, स्पेसिफिकली चाहे हाइड्रो सेक्टर हो, न्यूक्लियर सेक्टर हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो मेजर इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो जनरेट होता है इंडिया में वो कोल बेस्ड ही होता है, और कोल सबसे बड़ी बात हम इंपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से कहना है कि क्या हम यूके की तरह तुरंत इसको शट डाउन करेंगे तो नहीं पॉसिबल है। ठीक है, तो इसके अलावा जो है और यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि देखिए अब धीरे धीरे इस चीज़ के लिए हम काम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2015 के पेरिस समिट में जो गाइडलाइंस थी कि धीरे धीरे आपको जो है कोल बेस के जनरेशन्स को रिड्यूस करना पड़ेगा आने वाले 25 ईयर्स तक। ठीक है, यूके ने तो अभी जैसे उनके पास क्या होता है कि अब उन्होंने अपने आप को काफ़ी लेवल पे जैसे ना शिफ्ट कर दिया, जैसे इन्होंने अब कोल से लेकर जो है फ्लू डिसल्फराइज करके जो है जो रिकॉर्ड्स होते हैं FGD बोलते हैं। एक्चुअली ये जो FGD वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, इसमें क्या होता है सल्फ्यूरिक जो गैस होती है वो सबसे ज़्यादा निकलती है। ठीक है, तो यूके ने इन वाले प्लांट्स को जो है सबसे ज़्यादा इरेडिकेट करने की कोशिश करी है। ठीक है, तो यहाँ पे इनके पास डीकार्बनाइज करने के लिए, कार्बन फुटप्रिंट्स पे फोकस करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं। अब जैसे क्लाइमेट वॉच करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड की बहुत बड़ी एक रिसोर्स इंस्टीट्यूट है, तो उन्होंने ये बताया कि ऑल्दो जो यहाँ पे यूके के द्वारा काम किया जा रहा है क्लाइमेट चेंज के लिए वो इनसफिशिएंट है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है देखिए डेवलप्ड नेशंस में यूके है, USA है, जर्मन है, जापान है, ये वो नेशंस हैं जो प्री इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियलाइजेशन के वजह से डेवलप हुए हैं। इन लोगों ने जो है क्लाइमेट चेंज का जो आज हम कॉन्सिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं ना, तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूटिंग कंट्री है। तो इनके द्वारा अगर आज ये कह रहे हैं कि हम कोल बेस्ड जो भी इंडस्ट्री, बहुत बड़ी बड़ी पुरानी इंडस्ट्री है, हम उनको ख़त्म कर रहे हैं, हम शिफ्ट हो रहे हैं, ये इनफ नहीं है। ठीक है, तो ये ओवरऑल इसका आर्टिकल था। ठीक है, तो नेक्स्ट आर्टिकल चलते हैं। एक आर्टिकल है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। एक्चुअली देखिए आपको सिंपली मैं बताऊं इसका लैंग्वेज में, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है। जैसे इलेक्शंस आपके डेट अनाउंस हो जाते हैं कि हाँ इस महीने जो है या इस तारीख से मान लीजिए ये 5 नवंबर से लेकर अब जो है हमारा आने वाला 5 दिसंबर तक इलेक्शन है। ठीक है, तो इस बीच जो है इलेक्शंस होंगे, पोल वाइज होंगे, स्टेट में हो या सेंटर में हो। तो क्या होता है कि जितने दिन तक इलेक्शंस होते हैं उसमें MCC अनाउंस हो जाता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये क्या होता है कि पीपल रिप्रेजेंटेटिव
एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट 1951 के तहत ना इसमें कुछ प्रोसीजर्स होते हैं कि जब इलेक्शंस के डेट अनाउंस हो जाते हैं तो जो भी लोकल की या सेंटर की जो भी पार्टीज़ होती है ना उन्हें कुछ नॉर्म्स फॉलो करने होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो वो दूसरे ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के बारे में अपशब्द नहीं बोल सकती है, गलत जो है उनके बारे में एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती है, या फिर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो है चाहे रूलिंग हो चाहे ऑपोजिशन हो अचानक से कोई स्कीम, कोई जो है फ्रीबीज या पैसे को देखकर लोगों को लुभाने का कोई काम नहीं कर सकती हैं, या कोई हेट स्पीच या पर्टिकुलर किसी रिलीजन बेस्ड, किसी कास्ट बेस्ड, किसी कम्युनिटी बेस्ड जो है आप भाषण नहीं दे सकते हैं, या किसी लीडर के ऊपर जो है आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी चाहे रूलिंग हो चाहे ऑपोजिशन हो पर्टिकुलर एक पर्सनालिटी पे अटैक नहीं कर सकते हैं। सो काइंड ऑफ ऐसे बहुत सारे रूल एंड रेगुलेशंस हैं जो एमसीसी के अंडर में फॉलो करना होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ को। तो अब न्यूज़ में क्यों है, एक्चुअली न्यूज़ में इसलिए है अभी रिसेंटली जो है हेमंत बिस्वान जो है जमशेदपुर यानी जो झारखंड के सीएम है, ठीक है, अभी उनके ऊपर केस भी हुआ था, आपको पता है पीएमएलए का केस हुआ था, ऑल्दो उनको बेल मिल चुकी थी। तो अभी रिसेंटली जो है अक्टूबर में जमशेदपुर में जो है अभी वो एक इलेक्शंस की स्पीच में थे तो उन्होंने पर्टिकुलर पार्टी को जो है टारगेट किया यहाँ पे, ठीक है। उन्होंने क्या बोला वो हमें इससे मतलब नहीं है, ठीक है, कि देश कोने कोने में जो अभी जो बाबूर बसे हुए हैं खैर वो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ बात राइट इस चीज़ का क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि जो एमसीसी हो है ना, जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है वो अब डिसयूजफुल हो चुका है, क्योंकि लोग बेधड़ल्ले से या फिर ओपनली जो है पर्टिकुलर एक कम्युनिटी को, पर्टिकुलर किसी रिलीजियस को, पर्टिकुलर किसी लिंग्विस्टिक को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। ये हेमंत बिस्वान के अलावा यहाँ पे राइटर बता रहे हैं भी रिसेंटली महाराष्ट्र में भी जो बीजेपी के लीडर्स थे, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं है कि राइटर यहाँ पे किसी पर्टिकुलर बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हो या कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हो या आम आदमी को सपोर्ट कर रहे हो, ये न्यूट्रल होकर बता रहे हैं, चाहे वो कोई आम आदमी पार्टी हो या सीपी की पार्टी हो या फिर जो है बीजेपी की पार्टी हो। यहाँ पे लीडर्स के द्वारा, पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा सीधा सीधा एमसीसी का जो है उल्लंघन किया जा रहा है। तो यहाँ पे बीजेपी के पार्टीज़ के द्वारा भी जो है यहाँ पे अपने प्राइवेट लाइफ के बारे में जो है यहाँ पे डिस्कस करना या फिर क्रिटिसाइज़ करना या फिर किसी लीडर्स के बारे में, पर्टिकुलर किसी पर्सनालिटी है, पॉलिटिकल पार्टी के कोई पर्सन है तो उनके प्राइवेट लाइफ में क्या हो रहा है उस चीज़ को सोशल इशू मुद्दा बनाना, ठीक है, या फिर जो है एक ऐसा कोई लोभ लुभावन वाली जो है स्कीम्स अनाउंस करना ताकि जो है एक ब्राइब का काम कर सके वोटर्स के बीच में। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं राइटर बताना चाह रहे हैं कि ये एमसीसी का सीधा सीधा उल्लंघन दिखता हुआ हमें दिख रहा है। तो इस वजह से इन्होंने ये बात बोला है कि ये सड़ चुका है, ये पुराना हो चुका है, क्योंकि इसने जो रूटीन चेक है, एक्चुअली क्या हो रहा है कि एक इन्होंने बोल दिया है कि एमसीसी एक फॉर्मेलिटी बन गई है, एक रूटीन चेक किए बिना ही जो है ऐसा हो गया कि हाँ एमसीसी अनाउंस हो जाता है तो भैया हाँ ठीक है अब एमसीसी जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चल रहा है, लेकिन बिहाफ ऑफ इसके पीछे, पर्दे के पीछे क्या चल रहा है कि वोट जो ब्राइबिंग है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एल्कोहल है, मिसयूज ऑफ पब्लिक फंड है, या फिर मीडिया से जो है पैसा घूस देकर जो है एग्जिट पोल में अपना फेक जो है लोगों के मन में पार्टीज़ के बारे में जो है उस पर डिस्कशन करवाना, ये सारी चीज़ें चल रही हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है राइटर यहाँ भी बता रहे हैं जैसे एमसीसी के अंडर में ये भी है कि जो इलेक्शंस के अंडर में जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ पार्टिसिपेट कर रही है उनकी हर एक की लिमिट है कि वो आप अपनी रैली में जो भी आप स्टार कैंपेनिंग करोगे उनमें जो पैसा खर्च होगा है ना उसकी भी एक लिमिट है। अब अपर लिमिट हमारी जो ऑफिशियल है वो सेंटर के लिए 40 लाख है, लेकिन अब जो है नियरली यहाँ बताया जा रहा है कि हर एक कैंडिडेट के द्वारा नियरली 10 से 50 करोड़ के आसपास खर्च किया जाता है। तो ये एक अनफेयर है कि सीधा सीधा एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है चल रहा है जिसका कहीं ना कहीं यहाँ पे इग्नोरेंस किया जाता है एमसीसी के द्वारा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ज़्यादा जैसे यहाँ पे एक बताया जा रहा है कि ये इन्फोर्समेंट भी नहीं कर पा रहा और ये जंग लग चुका है एक तरीके से एमसीसी पे, ठीक है। तो यहाँ पे एलिगेशंस है और यहाँ पे देखिए ऑल्दो यहाँ पे राइटर बता रहे हैं एमसीसी जो चलता है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 के तहत जो है लागू होता है। उसके सेक्शंस 123 में भी यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया है कि करप्ट प्रैक्टिसेस जैसे कि अगर आप किसी नॉर्मल लॉज को जो किसी नॉर्मल लॉज का उल्लंघन करते हो या पब्लिक स्पीच में हेट स्पीच देते हो या ब्राइबिंग को बढ़ावा देते हो या फिर कोई ऐसा इंसिडेंट जो कम्युनल वायलेंस को बढ़ाता हो, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बैन है। आर्टिकल 324 जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट करता है कि यहाँ पे जो है पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस या डायरेक्शन कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस जो है सीधा सीधा किसके हाथ में है, इलेक्शन कमीशंस के हाथ में है और वही जो है एमसीसी लागू करते हैं। इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी ये बात बोली थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि फेयर एंड
एंड फ्री इलेक्शन करवाना ही जो है इलेक्शन कमीशन का मेन काम है। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें घोटा घपला चल रही हैं। तो अब बात आ जाती है कि क्या करें एमसीसी। तो सबसे पहले यहाँ पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर्स इन्फोर्स होते हैं उन्हें स्ट्रिक्ट करना होगा। यहाँ पे ट्रांसलेट करना होगा लॉज एंड नॉर्म्स को, ताकि लोगों के पार्टीज़ में जो लोग हैं, ठीक है, हर लेवल के, उन्हें समझ में आया, उन्हें खुद सबसे पहले पता चले। इसके अलावा जो है यहाँ पे नीड है कैंपेन करने की, ताकि लोगों के जो पार्टीज़ हैं वो बिना जो अनफेयर एडवांटेज उठाते हैं उस चीज़ को एराडिकेट कर सके। दूसरी चीज़ यहाँ पे बात आ जाती है कि जो पार्टीज़ के द्वारा वायलेट किया जाता है जुडिशली या कोई भी लॉज को, तो उस पर जो है थ्रेशोल्ड होना चाहिए, यानी स्ट्रिक्ट एक्शंस होने चाहिए कि उन्होंने किस तरीके से जो है इलेक्ट्रल्स के वायलेशंस किए हैं। तीसरी चीज़ यहाँ पे जुडिशियल इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए, ऑल्दो अभी आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड इलेक्शंस में अगर कोई भी धांधलीबाजी कुछ होती है तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ही अपना काम एज अ ज्यूरिडिक्शन का काम करता है। लेकिन यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है इलेक्शन कमिश्नर है, लेकिन यहाँ पे इसका जो मैकेनिज्म है वो भी कहीं ना कहीं ऑल्टर करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एमसीसी आपका 250 का जो पेज है उसको ऑल्दो इसकी लेंथ जो है कम कर दिया गया है, लेकिन इसका जो काम है वो ऐसा लग रहा है उसका काम भी जो है इंपॉर्टेंस उसकी कहीं ना कहीं यहाँ पे रिड्यूस होती हुई दिख रही है। ठीक है, तो यहाँ पे फेयर एंड फ्री इलेक्शंस कराने के लिए जैसे यहाँ पे पीएम मोदी कहते हैं घुसपैठियाँ जो हैं उन्हें एड्रेस करने की ज़रूरत है, तो वैसे ही इलेक्शन कमीशंस को यहाँ पे कोड ऑफ कंडक्ट के टाइम पे स्ट्रिक्टली काम करने की यहाँ पे ज़रूरत है। लेकिन यहाँ पे राइटर कुछ क्वेश्चंस ये भी पूछे हैं, जैसे कि अगर आप सभी को पता होगा कि ईवीएम में जब अभी रिसेंटली जनरल इलेक्शंस भी हुए थे जहाँ 443 लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, तो ईवीएम में जब पोलिंग हुई थी, जब सीट्स काउंट किए गए थे, सोचे 443 लोकसभा के कॉन्स्टिट्यूएंसी में टोटल सीट्स पता है कहाँ कितने के आए थे? सिर्फ और सिर्फ 536 के। बाकी कहाँ हैं? बाकी के 8 से 12 जो कॉन्स्टिट्यूएंसी का सीट का है वो कहीं ना कहीं घपला है। ठीक है, तो इसका जवाब जो है ना ही इलेक्शन कमीशंस के पास है ना ही किसी और के पास। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें जो हैं, चाहे लोकल हो, चाहे सेंटर हो, चाहे स्टेट हो, ये लीगली होते हुए आ रहे हैं। आचार संहिता सिर्फ नाम के लिए लागू ही रहता है, जिसको आचार संहिता एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। तो इस पे इसको इरेडिकेट करके इसे अपडेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हम अपने नेशंस में करवा सकें। ठीक है, आई होप आपको याद आया, समझ में आया होगा। ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आज का आर्टिकल था। थैंक यू।